India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा जुटाने की इजाजत देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष कोर्ट इससे संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि अगर कोविड का मामला नहीं होता तो इस पर सुनवाई होती। सीजेआई ने याचिका सुनवाई के लिए जल्दी सूचीबद्ध करने का भी आश्वासन दिया। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि कलकत्ता की एक कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 40 करोड़ रुपए का भुगतान किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उस पर कोई आबकारी छापा ना पड़े। ये लोकतंत्र को विकृत करता है। देश के राजनीतिक दलों को चुनावों में चुनावी बॉन्ड के जरिए की जाने वाली फंडिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले कानून को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करेगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीजेआई एनवी रमन्ना के सामने इस मामले को मेंशन किया। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा जुटाने की इजाजत देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों का संज्ञान लिया। भूषण ने याचिकाकर्ताओं एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि ये गंभीर मामला है, इस पर अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि अगर कोविड के कारण ये नहीं होता तो हमने ये सुना होता। देखते हैं, हम इसे सुनेंगे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीजेआई के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि कोर्ट में इस मामले को 1 साल से अधिक समय के होने के बावजूद सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हर 2 महीने में चुनावी बॉन्ड की नई किश्त जारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इस चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति एसबीआई से चुनावी बॉन्ड खरीद कर किसी भी राजनीतिक दलों को फंड कर सकता है। इस तरह का बॉन्ड खरीदने पर बैंक को ग्राफ्ट या चेक के जरिए भुगतान करना होगा। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1 लाख से 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के रूप में जारी करता है। एसबीआई इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। ये बॉन्ड किसी भी पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के खाते में ही देय होता है। सरकार के अनुसार चुनावी बॉन्ड योजना गलत तरीके से की जाने वाली फंडिंग का नियंत्रण करती है, क्योंकि ये चेक और डिजिटल लेन देन पर जोर देती है। चुनावी बॉन्ड केवल एसबीआई के माध्यम से ही खरीदे जाते हैं, इसीलिए केवल सरकार ही इनके संबंध में जानकारी रख सकती है और इसके जरिए जो दूसरे दलों को मिलने वाले फंड पर नजर रख सकती है। चुनाव आयोग ने भी इस योजना में दानदाताओं के नाम सार्वजनिक नहीं करने और घाटे में चल रही कंपनियां जो कि केवल शेल कंपनियां हैं, उनको बॉन्ड खरीदने की अनुमति देने पर चिंता जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं 2017 की अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सूनी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पल्सर सूनी के हाथ मलयालम सिने अभिनेता दिलीप आरोपी हैं। सूनी ने केरल हाई कोर्ट के 29 मार्च को उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें जमानत नहीं दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि लगभग सभी गवाहों से पूछताछ हो चुकी है और जांच एजेंसी ने आगे की जांच शुरू कर दी है। याचिका में कहा गया है कि आगे की जांच के बाद निश्चित रूप से और गवाहों से पूछताछ की जाएगी और निकट भविष्य में मामले के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि सुनवाई के दौरान सुनी का आचरण त्रुटिहीन रहा है और उसने कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है या अदालत या अभियोजक को उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने का कोई इरादा नहीं दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले के मुख्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं। 2017 में कथित तौर पर अभिनेता दिलीप के इशारे पर एक प्रमुख महिला अभिनेता का अपहरण, एक कार में इधर उधर घुमाने, फोटो खिंचवाने और यौन उत्पीड़न के बाद आरोपियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी के रूप में पेश किया गया था। सुनील एनएस, जिसे उनके उपनाम पल्सर सूनी के नाम से भी जाना जाता है, कुख्यात मामले का आरोपी बताया है। इसके बारे में आरोप लगाया गया है कि यह आरोपियों के बीच रची गई साजिश का परिणाम था। सूनी ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं के सामने खुलासा किया था कि दिलीप सहित मलयालम फिल्म उद्योग के प्रमुख व्यक्ति न केवल अपराध में शामिल थे बल्कि इसके पीछे के मास्टरमाइंड भी थे। मामले की सुनवाई वर्तमान के एर्नाकुलम में अतिरिक्त सत्र सीबीआई अदालत में चल रही है।
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसमें विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए समान बैंकिंग कोड लागू करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि समान संहिता काले धन और बेनामी लेन देन को नियंत्रित करने में मदद करेगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया। प्रतिवादियों को मामले की जांच करने और 4 सप्ताह के भीतर जवाब या स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने भारतीय बैंकों में विदेशी धन के हस्तांतरण के संबंध में प्रणाली में कई खामियों की ओर इशारा किया। याचिकाकर्ता के अनुसार इसका उपयोग अलगाववादियों, नक्सलियों और देश को अस्थिर करने के लिए काम कर रहे कट्टरपंथी संगठनों द्वारा किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आरटीजी, एनईएफटी, आईएमपीएस के माध्यम से किसी भी विदेशी स्रोत द्वारा भारतीय बैंक खातों में धन हस्तांतरित किया जाता है, जो देश के भीतर धन के हस्तांतरण के लिए उपकरण हैं। उसने आग्रह किया कि अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण ही एकमात्र तरीका है जिसे भारतीय बैंक खातों में विदेशी स्रोतों से धन के हस्तांतरण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ये धन की पहचान और स्रोत के संबंध में एक मोहर छोड़ देगा। याचिकाकर्ता के अनुसार रिश्वतखोरी, कालाधन, बेनामी लेन देन, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी, अनाज जमाखोरी आदि के खतरे को नियंत्रित करेगी। ये भूमाफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, गोल्ड माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, सट्टेबाजी माफिया, हवाला माफिया सहित आदि माफिया की गतिविधियों को नियंत्रित करेगी। केरल उच्च न्यायालय ने जालंधर सूबे के पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बलात्कार मामले में बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने अपील स्वीकार कर ली और मुलक्कल को नोटिस जारी किया। अपनी अपील में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि मुलक्कल का बरी होना सही परिप्रेक्ष्य में सबूतों के आकलन करने में विफलता का परिणाम था। मुलक्कल को बरी करने वाली निचली अदालतों के खिलाफ अपील में पीड़िता नन ने भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्री कुमार कर रहे हैं। केरल की एक अदालत ने 14 जनवरी को जालंधर सूबे के पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल को नन से बार बार बलात्कार करने के आरोप से बरी कर दिया था। कोट्टायम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी गोपा कुमार ने 289 पृष्ठों में फैसला सुनाया था। फैसले में कहा गया कि पीड़िता की गवाही के अलावा बिशप के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही असंगत थी और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने वाली विविधताओं से भरी हुई थी। अदालत के अनुसार आरोप चर्च के भीतर गुटिये झगड़े का परिणाम थे, जिसके कारण मुलक्कल के प्रतिद्वंदी थे और साथ ही साथ मंडली के भीतर बहनों के बीच लड़ाई। मंडली पर शिकायतकर्ता अभियोजक की शक्ति और स्थिति की इच्छा थी। 50 वर्षीय नन ने न केवल केरल में बल्कि पूरे देश में कैथोलिक प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया था जब उन्होंने 2018 में मुलक्कल के खिलाफ आरोप लगाए थे। यह आरोप लगाया गया था कि नन ने पहले चर्च में उच्च अधिकारियों से संपर्क किया था, जिसमें पोप का कार्यालय भी शामिल था, जिसमें मुलक्कल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे, जो उस समय एक वरिष्ठ पुजारी था। हालांकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जून 2018 में जब मुलक्कल पंजाब में जालंधर सूबे के प्रमुख थे, तब नन ने कोट्टायम जिला पुलिस प्रमुख के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मुलक्कल पर 2014 और 2016 के बीच 13 बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या एनएचआरसी और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण या एसएलएसए को एक समिति के गठन की प्रार्थना के संबंध में नोटिस जारी किया। मकसद था ये सुनिश्चित करना कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा में विस्थापित लोग घर वापस लौट सकें और अपना काम फिर से शुरू कर सकें। कोर्ट ने चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित 19 अगस्त 2021 के आदेश के तहत महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जबकि अन्य आपराधिक मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति भारद्वाज की एक पीठ याचिकाकर्ता प्रियंका टिब्रेवाल द्वारा दी सदस्यों की एक समिति गठित करने की प्रार्थना पर फैसला सुना रही थी, जिसमें से एक एनएचआरसी और राज्य मानवाधिकार आयोग से 303 कथित पीड़ितों की शिकायतों को दूर करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने इससे पहले खंडपीठ के समक्ष एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें चुनाव के बाद की हिंसा के 303 कथित पीड़ितों के नाम और संपर्क विवरण गिनाए गए थे। सुनवाई की अंतिम तिथि पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संबंधित उद्देश्य के लिए तत्काल कार्यवाहक में
एनएचआरसी और राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों के समक्ष अपनी बात रखने के लिए कहा था। सोमवार को याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि उसने एनएचआरसी और राज्य मानवाधिकार आयोग के आगे कहा कि जब तक अदालत द्वारा औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया जाता तब तक उनका इरादा तत्काल कार्यवाही में पेश होने का नहीं है। कोर्ट को आगे बताया गया कि वर्तमान में एसएचआरसी का कोई अध्यक्ष या सचिव नहीं है। कोर्ट ने उठाई गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी के अध्यक्ष और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मामले को 19 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 साल पहले 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी को दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 18 साल पहले पत्नी की ओर से दी गई स्वैच्छिक और भरोसेमंद स्वीकारोक्ति या इकबाल पर भरोसा किया। अन्य 2 दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा की भी पुष्टि की गई। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने कहा कि क्योंकि आरोपी पत्नी द्वारा दिए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की पुष्टि अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से होती है, इसलिए निष्कर्ष ये है कि एकमात्र परिकल्पना ये भी थी कि तीनों आरोपियों ने योजना और ठंडे दिमाग से मृतक की जघन्य हत्या की। शिकायतकर्ता ओम प्रकाश मृतक के चचेरे भाई ने 18 अप्रैल 2004 को पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि मृतक की पत्नी और दोषी ने उसे बताया कि मध्य रात्रि में 4 व्यक्ति दिल्ली से आए थे। सभी उसके पति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने उसे नशीला पदार्थ पिलाया। सुनीता ने उसे आगे बताया कि उन सभी ने चरणजीत के सिर पर टेबल के पैर से वार किया, जिससे उसकी सिर में चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई। सुनीता पत्नी ने आगे बताया कि उसने जूस में नशीला गोलियां मिलाकर मृतक को परोसा और उसके बाद अमित, राजू और दिनेश की मदद से चरणजीत की हत्या कर दी। इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के बारे में अदालत ने देखा कि यह स्पष्ट था कि आरोपी सुनीता द्वारा निकट संबंधों के सामने किया गया कबूलनामा अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या दबाव के बिना था। कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि इस मामले में सबूतों की श्रृंखला पूरी थी। आरोपी सुनीता द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है। इसीलिए न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं का अपराध उचित संदेह से परे स्थापित किया गया था और उनके बरी होने से न्याय का गंभीर गर्भपात होता। इसीलिए उन्हें दी गई उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करके भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में केंद्र सरकार के एक कर्मचारी इरफान शेख को जमानत देने से इनकार करने के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने विशेष न्यायाधीश लखनऊ के अक्टूबर 2021 के आदेश की पुष्टि करते हुए शेख को जमानत देने से इनकार किया। यूपी पुलिस एटीएस जानकारी में उसको मिली है कि कुछ राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों और धार्मिक संगठनों ने आईएसआई और विदेशी संगठनों के इशारे पर इस उद्देश्य के लिए विदेशों से फंड प्राप्त करके लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के में लिप्त हैं। उक्त सूचना पर एवं पूछताछ के दौरान इस कथित अवैध धर्मांतरण रैकेट के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और ये सामने आया कि एक उमर गौतम दूसरे धर्म के नागरिक को बड़े पैमाने पर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराने में शामिल है और लगभग 1000 गैर मुसलमानों ने परिवर्तित किया गया और मुसलमानों के साथ शादी कराई गई। जांच में ये पाया गया कि गौतम ने उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक गिरोह बनाया था और इरफान शेख, जो सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में एक दुभाषीय के रूप में कार्यरत था, इसकी सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण कड़ी था। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान जांच अधिकारी ने पाया कि नोएडा डेफ सोसाइटी में पढ़ने वाले कई छात्रों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया गया और अपीलकर्ता शेख विचाराधीन अपराध में शामिल हैं। अदालत ने आरोपी उमर गौतम के निजी बैंक खातों में बड़ी राशि प्राप्त करने के संबंध में सबूतों को भी ध्यान में रखा और उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला उमर पर धर्मांतरण उद्देश्यों के लिए इस्लामिक दावा सेंटर की गतिविधियों को चलाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज कर दी और जमानत खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा। वहीं पत्रकार से बदतमीजी और धमकी मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को अदालत में पेश होने की छूट मिली। अगली तारीख 9 मई को रखी गई है। अभिनेता सलमान खान को आज अंधेरी की अदालत में पेश होना था। 22 मार्च को अदालत ने समन जारी किया था और इस बीच सलमान खान ने मामले को खारिज करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है।
सलमान ने CRPC 482 के तहत हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के एक विवाद के सिलसिले में एक पत्रकार द्वारा दायर की गई शिकायत पर अभिनेता सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को समन जारी किया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RR खान ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा था कि मामले में के संबंध में दर्ज पुलिस शिकायत में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं। पांडे ने आरोप लगाया है कि अभिनेता ने मुंबई की सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया था। उस समय कुछ मीडिया कर्मियों ने उनकी तस्वीरें वो ले रहे थे। पांडे ने शिकायत में कहा कि अभिनेता ने उनके साथ बहस की और उन्हें धमकी दी। मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान को IPC की धारा 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। जर्नलिस्ट ने आरोप लगाते हुए कहा था कि सलमान ने उन्हें मारा और फिर उनका फोन भी छीन लिया। उन्होंने इस घटना के बाद पुलिस पर भी सलमान के खिलाफ की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। हाल ही में सलमान खान को काला हिरन के शिकार मामले में बड़ी राहत मिली है। सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों की एक साथ सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। लेकिन नया केस होने से एक्टर की मुसीबत एक बार फिर बढ़ गई है। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान PMLN के वकील मखदूम अली खान ने अपना पक्ष रखा। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना अदालत को प्रभावित करने का प्रयास है, जबकि इमरान खान को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना संविधान के अनुरूप नहीं है। इसके बाद सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मामले की सुनवाई 5 सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान PMLN के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि मैं अदालत में कानूनी मुद्दे उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक उपायों से संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं मिल सकता है। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना अदालत को प्रभावित करने का प्रयास है, जबकि इमरान खान को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना संविधान के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज मुनीब अख्तर ने पूछा, वोट न देने से संविधान का उल्लंघन कैसे हुआ? उन्होंने कहा 7 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग जरूरी है। अगर किसी वजह से 8वें दिन वोटिंग होती है तो क्या यह असंवैधानिक होगा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान PMLN के वकील मखदूम अली खान ने कहा, आर्टिकल 95 में के सब सेक्शन 1 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस पर 152 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। अविश्वास प्रस्ताव को 161 सदस्यों ने समर्थन दिया था। इसके बाद स्पीकर ने इसे मंजूरी दी थी और इस पर 31 मार्च को चर्चा होनी थी, लेकिन 31 मार्च को चर्चा नहीं की गई। 3 अप्रैल को इस पर वोटिंग होनी थी। अगर PM इमरान खान बहुमत खो देते तो ये उनके लिए PM बने रहना संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ होता। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.